नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस हैं उनमें आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है ये। और इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन में किन क्वेश्चनों को किस किस एंगल से क्या करना है, तैयार करना है। और ये एक लंबी श्रृंखला है जिसका आज भाग 2 हम लोग करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने भाग 1 किया था, इसका वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसके बारे में मैंने वहाँ पर डिटेल में क्या किया है, चीज़ों को बताया हुआ है। तो चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। पहला है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा डच। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी कंपनी थी वो स्थापित हुई थी 1599 में, और यह किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक, यह कंपनी स्थापित की गई थी। बाद में आते हैं 1602 ईस्वी में डच, और उन्होंने क्या की थी, अपने संसद, डच क्या कहा जाता है, हॉलैंड की निवासी भारत, वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करके संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई थी, स्थापना की थी। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर विकल्प में ब्रिटिश होता या ब्रिटेन होता तब हम उसी विकल्प को सही मानते, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन का विकल्प नहीं दिया गया है। उस परिप्रेक्ष्य में हमारा सही उत्तर क्या होगा? डच होगा। थोड़ा सा ऐसे भी प्रश्नों को आप ध्यान में दे करके करेंगे तो आपका उत्तर गलत कभी भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसकी तलाश करनी है? सही की। पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटेन उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है ना, तो इसका सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगर आप इसको देखेंगे कि स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था तो ये गलत है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है ना, और आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, नहीं, ये डच उपनिवेश पहले नहीं था, और भी बाकी यूरोपीय कंपनियों का इस पे क्या था, अधिकार स्थापित था। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही विकल्प होगा। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। पहला है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। और सही बात थी कि राष्ट्रीय भावना की क्या थी, कमी थी, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने मतलब उठाया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अलग अलग राजा अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। राजाओं में भी आपसी एकता नहीं थी, उनके बीच भी मतभेद था। सभी अपने अपने सोचते थे कि मेरा राज्य सुरक्षित है, मुझे दूसरे के राज्य से क्या लेना देना। ठीक है ना, जैसे कि ग्वालियर के राजा थे, झांसी की रानी संघर्ष कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम का, और ग्वालियर नरेश जो थे वो ब्रिटिश का क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो ऐसे ही जब राष्ट्रीय भावना की जब कमी रहती है तब कोई भी दुश्मन आकर के आपके देश के ऊपर, आपके समाज के ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो आपके तीनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ठीक है ना, तो पहला है लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, और आपका विकल्प नंबर 4।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी जो थी उसको सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था। ये क्या थी, 1593, इसको आप ध्यान रखिएगा, 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का इसे क्या किया गया था, अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके बाद 31 दिसंबर आपका 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को व्यापार करने का क्या किया था, अधिकार प्राप्त दिया था। ठीक है ना। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, 1500 आपका 93, लिवेंट कंपनी। अगला है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था। ठीक है ना। तो उस समय बादशाह आपके कौन थे, अकबर थे। ठीक है ना। जब कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं दरबार में जहांगीर के, तब तक तो यहाँ पे परिवर्तन हो चुका रहता है, अकबर मर चुके रहते हैं, लेकिन वो पत्र जो लेके आते हैं वो अकबर के नाम से ही लिखा हुआ पत्र लेकर के क्या होते हैं, लेकर के आते हैं। तो जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत में उस समय बादशाह कौन था, अकबर था। लोगों को लगता है जहांगीर था, लेकिन विकल्प गलत है। उस समय बादशाह कौन था, अकबर था। अकबर का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी के बीच का था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्या थी, 1599 ईस्वी में क्या हुई थी, सितंबर में। इन लोगों ने क्या किया था, एक बना करके 1599 में कुछ व्यापारियों ने मिल करके क्या की थी, एक सभा आयोजित की थी। और बाद में फिर क्या किया गया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, इनको समुद्री मार्ग से व्यापार करने की क्या कर दी थी, अनुमति दे दी थी। तो उस समय भारत का जो था बादशाह अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किसके कार्यकाल में हुआ था, जहांगीर के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है ना। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है जिसको मैं भी आपको बताऊंगा कि जब कैप्टन हॉकिंस आते हैं क्या कहते हैं जहांगीर के दरबार में, तो कोशिश करते हैं कि वह स्थापित कर सकें अपनी फैक्ट्रियों को, लेकिन पुर्तगालियों का इतना प्रभाव रहता है कि 1608 ईस्वी में ये आते हैं। सोचिए इतनी लंबी बात, लेकिन इसके बाद भी अनुमति प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसके बाद 1611 आता है। 1611 में क्या होता है कि कैप्टन मिडलटन एक आते हैं, वह सूरत के समीप एक स्थान होता है स्वालली। ठीक, इस स्थान पर एक अस्थाई कारखाना स्थापित करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसके बाद 1613 आता है, देख रहे हैं 2 साल का यहाँ गैप है और 3 साल का यहाँ गैप है। तब जाकर के अंग्रेजों को अपनी अस्थाई रूप से फैक्ट्री स्थापित करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, और वह स्थापित कर पाते हैं। अब पूछेगा कि अंग्रेजों ने पहली बार फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1611 में। पहली बार अस्थाई रूप से फैक्ट्री कब स्थापित की, 1613 में। हॉकिंस जो था 1608 ईस्वी में क्या किया था, वह पहुंचा था मुगल दरबार में, लेकिन वहां अनुमति प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। बहुत लोगों को यह अनुमान लग जाता है कि यार 1608 ईस्वी में पहुंचा था, तो इसका मतलब तो उसी समय अनुमति उसको मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था। 3 साल के बाद अस्थाई मिलता है और बाद में जाकर के 1613 में अस्थाई कारखाना स्थापित करने की क्या मिलती है, इनको अनुमति मिल जाती है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न भी वही एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आपको 1613 का वर्णन है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सूरत। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका सूरत, ठीक है ना, अस्थाई फैक्ट्री भी क्या की थी, सूरत के समीप, आपको मैं बताया था ना, स्वालली नामक स्थान पे एक थे कैप्टन मिडलटन। उन्होंने क्या किया था, अस्थाई रूप से स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। तो
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है ना। अब वो अधिकारी थे आपके थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था? अब ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि 1613 में जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तब वो थे थॉमस बेस्ट। कौन थे? थॉमस बेस्ट। और इन्होंने अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित यूरोपीय भारतीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अब देख लीजिए। ठीक, अब ये एक नया प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने अपना कारखाना स्थापित किया। तो चलिए अब आप लोग बताइए किसने किया होगा। तो वह थे आपके अंग्रेज। ठीक है ना। सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने ही क्या किया था? कारखाना स्थापित किया था। और उसकी कहानी मैंने आपको पूरी बताई दी है। अगर पूछेगा कि डचों ने कब किया, तो डच जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये आए थे 1616 में, और फ्रांसीसी ने अपना 1668 में। ठीक है ना। और अगर आपसे कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कहाँ पर कारखाना स्थापित किया, तो 1611 में मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना क्या किया था? स्थापित किया था। लेकिन वो कैसा कारखाना था? आपका एक अस्थायी कारखाना था। कैसा कारखाना था? अस्थायी कारखाना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? देखिए ढेर सारे प्रश्न घुमा घुमा के वैसे ही अब हैं, तो आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं सूरत। चलिए अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ठीक है ना। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी आपकी कहाँ थी? यह भी कहाँ थी? सूरत में थी। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया था और बाद में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? बॉम्बे में। कहाँ कर दिया था? बॉम्बे में। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये भी बहुत बार प्रश्न आता है। तो यह बम्बई लिया था इन्होंने पुर्तगालियों से। तो कैसे लिया था? इसके पीछे की कहानी है कि उस समय इंग्लैंड के एक सम्राट थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। उनका जो विवाह था पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। ठीक है ना। कहीं पे कैथरीन ब्रेगेंजा भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो दोनों क्या है? सही था। और यह भी पूछता है कि किसके साथ हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी? चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि चार्ल्स द्वितीय ने के साथ पुर्तगाली जो थी उनका विवाह हुआ था। और कब हुआ था? 1661 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। और विवाह के उपरांत जैसे दहेज परंपरा चलती है, तो उस तरह पुर्तगालियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को क्या किया था? वहाँ के जो राजा थे इंग्लैंड के, उन्हें उपहार स्वरूप क्या किया? इन्होंने बम्बई को गिफ्ट दिया। और जब बम्बई गिफ्ट दिया आपके सम्राट को, तो सम्राट ने क्या किया? तो कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की ही थी, तो इन्होंने क्या किया कि 10 पाउंड, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में क्या कर दिया? इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दे दिया। कहा कि भाई तुम अब इसको ले लो किराए पे और हमें 10 पाउंड वार्षिक किराया तुम देते रहना। ठीक है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ठीक है ना। तो वह कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसको औरंगजेब द्वारा क्या कर दिया गया था? निष्कासित कर दिया गया था। तो वह थे सर जॉन चाइल्ड। अब इसके पीछे भी कहानी क्या थी?
इसके पीछे कहानी थी कि 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तटों के पास इसने क्या कर दिया था, एक तरह से बंदरगाहों का घेरा डाल दिया था और जो यात्री मक्का मदीना हज जाते हैं उन्हें क्या कर लिया था, इसने बंदी बना लिया था। और जब बंदी बना लिया तो यह बात जब बादशाह को पता चली तो उन्हें क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो औरंगजेब ने उसी समय तुरंत ही यह डिसीजन दिया कि आपके जो अंग्रेज गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड, इनको भारत से क्या कर दिया जाए, तुरंत निष्कासित कर दिया जाए। और जब निष्कासन की बात पता चली, और उस समय ये लोग औरंगजेब शक्तिशाली थे ही, तो फिर विवश होकर के इनको क्या करना पड़ा, औरंगजेब से फिर माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर किसी तरह जाकर के इनकी जान बची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो सबसे पहला तो एक प्रश्न यही बन जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है ना। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, मतलब ब्रिटिश और वर्सेस किसका हुआ था, फ्रांसीसी। पहला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। और उसका जो तात्कालिक कारण था प्रथम का कर्नाटक युद्ध का, अब एक प्रश्न शायद और बन सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1746 से लेकर के 1748 के बीच में, ठीक है। एक जगह है विश्व मानचित्र पे ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उत्तराधिकार का क्या हो रहा था, युद्ध चल रहा था। और जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर जब अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़े तो क्या हुआ, भारत में भी यहाँ पर क्या हुआ, उसका प्रभाव पड़ा। और यहाँ पर भी क्या हो गया कि जो अंग्रेज जी कैप्टन थे, कैप्टन बर्नेट, उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया, यहाँ पर आपका युद्ध प्रारंभ हो गया। और यह युद्ध जो था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। तो सबसे सही इसका उत्तर होगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का क्या कर दिया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग तो चल रही थी वर्ल्ड पर, लेकिन यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। तो जब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेगा तो यहाँ पे कोई ऐसा कांड हुआ होगा, कुछ ऐसी समस्या आई होगी जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो यहाँ पे क्या था कि इन्होंने जहाज़ों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और जब अंग्रेज़ों द्वारा जब फ्रांसीसी जहाज़ पे का अधिग्रहण कर लिया गया, उसे ले लिया गया, तो फिर फ्रांसीसियों को अच्छा नहीं लगा और यहाँ पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके कहानी मैंने आपको बताई कि जिससे आपको यह, देखिए अगला प्रश्न भी यही है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया। देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है और आया भी है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। अब देखिए, अब ये कूट वाले क्वेश्चन आजकल वर्तमान में आप देखेंगे जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं, चाहे छोटे एग्जाम्स हैं और स्टैंडर्ड्स पेपर हो रहे हैं, तो उसमें कूट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, और उसमें का परिणाम क्या हुआ। ये युद्ध चल तो रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, बाद में फिर एक संधि होती है, एक्स ला चैपल की संधि, और फिर वहीं पर क्या हो जाता है, कर्नाटक का युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर क्या था आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि पेरिस की संधि से क्या हो गया था, अंत हो गया था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या था, यह अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है ना, जब टीपू सुल्तान और हैदर अली, इसमें क्या हो गई थी, ब्रिटिश की हार हो गई थी, ठीक है। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैं आपको सारी कहानियाँ सुनाने लगूँगा तो हो सकता है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊँ और मेरा मेन टारगेट पूरा ना हो पाए। लेकिन आप थोड़ा सा इसको जोड़ के चलेंगे तो आपको ये 4 विकल्प से 4 प्रश्न भी नज़र आएंगे, ठीक है ना। पूछेगा कि प्रथम मैसूर युद्ध का क्या परिणाम रहा, किसके किसके बीच रहा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया, उसका क्या परिणाम रहा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अब देखते हैं
देखिए कर्नाटक युद्ध से तो पक्का प्रश्न आता है, तो आपको इसको जरूर डेट और टाइम आपको याद कर लेना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ये तो मैंने अभी बताया था, इसका मतलब यह तो विकल्प आपका क्या होगा, सही है। इसके बाद है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1749 में प्रारंभ हुआ था और 54 तक क्या था, चला था। इसका मतलब यही विकल्प क्या होगा आपका, गलत होगा, और हमें गलत का ही खोजना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड था वो था 1758 से लेकर के आपका 1763 के बीच में था। ठीक है ना, ये 4 साल का गैप के बाद 58 से 63 के बीच फिर से। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1771 के बीच में। अब आपका ये काम है कि आप जा करके देख लेंगे कि यह युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? और यह थे आपके डुप्ले। ठीक है, डुप्ले ने यह पहली बार क्या किया था, प्रयोग किया था। और यही आगे चल करके क्या होते हैं, अंग्रेजों के मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। इन्होंने एक ऐसी नीति बनाई कि अंग्रेजों को एक रास्ता मिल गया। और अगर पूछा जाए कि वह कौन सा प्रथम यूरोपी था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों, मतलब दो राजा आपस में झगड़ लेते थे, तो यह क्या करता था, एक राजा को सपोर्ट कर देता था और वो कहता था कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम अपनी सेना यहाँ रखेंगे और आपको क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे। ठीक है, और यह क्या था, एक तरह से हस्तक्षेप था। और इस हस्तक्षेप से क्या होता था, उनका धीरे धीरे प्रभाव क्या हो जाता है, स्थापित तो हो जाता है। और यही इसी के नीति का आगे अंग्रेजों ने क्या किया, भरपूर लाभ उठाया। अगला है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? ठीक है ना, तो फ्रांसीसियों का पहला कारखाना, अंग्रेजों का तो आपको पता चल ही गया। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना अपना इन्होंने भी कहाँ लगाया था, सूरत में। ठीक है, अब फ्रांसीसी कंपनी जब स्थापित होती है 1664 ईस्वी में, तो उस समय वहाँ के जो मंत्री थे, वहाँ के मंत्री, और उस मंत्री का नाम था कॉलबर्ट। और उस समय शासन जो कर रहे थे वो थे लुई 14। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि कौन था उस समय शासन जो कर रहा था। और उन्होंने इस कंपनी की क्या की, फ्रांसीसी कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और उन्होंने इस कंपनी को नाम दिया कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है ना, और कहा, और फ्रांसीसी कंपनी का क्या किया गया था, यहाँ पे स्थापना किया था। अब फ्रांसीसी कंपनी का जो पहला कारखाना था वो स्थापित हुआ तब जाकर के आपका सूरत में। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि पहली इनकी फैक्ट्री, व्यापारिक फैक्ट्री या व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो आपको उत्तर लगाना पड़ेगा सूरत। ठीक है, अब यह भी एक प्रश्न और बन सकता है कि भैया इसका समय क्या था, तो इसका समय था 1668 ईस्वी। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। देखिए प्रश्न आ भी गया, और यह प्रश्न आपके लोअर पीसीएस में भी आया है, अपर पीसीएस में भी आया है, और एक बार आपका बिहार में भी आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपको इसका उत्तर पता ही है कि ये कौन सा लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है, कॉलबर्ट को। आपको पता ही कि वहाँ उनके मंत्री थे, और उनके मंत्री ने ही ये विचार दिया था कि आप वहाँ चल के क्या करें, कंपनी को स्थापित करें। अगला है,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ये बिहार पीसीएस का पेपर है, बीपीएससी का, ठीक है। तो वहाँ पे 5 विकल्प होते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा आपका 1632 ईस्वी में, ठीक। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? तो उसका सबसे मुख्य कारण था अंग्रेज जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, शक्तिशाली थे, जिस कारण, अब शक्तिशाली क्यों थे, क्यों? क्योंकि उनकी जो नौसेना थी, जैसे इस समय आप देख रहे हैं चाइना क्यों इतना ज़्यादा प्रभाव उसका चाइना सी में हो गया? क्योंकि चाइनीज़ जो नौसेना है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास सबमरीन्स भी ज़्यादा है, उसके पास युद्धपोत भी ज़्यादा हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सब शब्दावली आपको रक्षा में सुनने को मिलती होगी आजकल लगातार जो न्यूज़ आ रहे हैं। तो क्यों चाइना सब पे हावी? देखिए फिलीपींस पे उसने कब्जा कर लिया और बाकी देशों में इंटरफेयर, ताइवान पे कब्जा करने के लिए वो पूरा क्या कर रहा है, प्रभाव बना रहा है। तो क्या होता है, जिसकी सेना बहुत मजबूत होती है वो कहीं भी क्या कर सकता है, अपने प्रभाव को स्थापित कर सकता है। तो अंग्रेज़ों की जो फौज थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसके कारण फ्रांसीसी दक्कन में, ठीक है ना, दक्कन का एरिया आप देखेंगे, वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित करने में क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। अगला देखते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। देखिए स्टार्टिंग में पढ़ाते समय मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर कौन आए थे, डच आए थे, फिर कौन से आए थे, अंग्रेज आए थे, इंग्लिश आए थे, इसके बाद कौन आए थे, डेन आए थे, इसके बाद कौन से आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ठीक ना। आगमन का ये क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए। आपका पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, इंग्लिश आए थे, फिर आपका डेन आए थे, और सबसे लास्ट में कौन सा आए थे, फ्रांसीसी आए थे। अगला है आपका फिर से कूट वाला क्वेश्चन, और हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनकी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। तो पौंडीचेरी सबसे पहले क्या था, फ्रेंच, और इसका विकल्प आपका ए सही होगा। और हम देखते हैं बी ऑप्शन का होगा सी क्या होगा, गोवा, पुर्तगालियों से। इसके बाद है ट्रावनकोर या इसको ट्रावनकोर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और यह था डेनिस ने पहले अपने, और यह था मद्रास, ठीक है। मद्रास में कौन किया था, डच किए थे। ये आपका शायद समीक्षा अधिकारी में ये प्रश्न 2016 वाले में आया हुआ प्रश्न है। अगला है उस क्षेत्र को पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्राप्त होता था आपका बिहार से, ठीक है ना। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए सेम वही क्वेश्चन रिवर्स करके पूछा, तो आपको सही उत्तर मारना है बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? देखिए क्रम मैंने आपको बताया था, और उस क्रम के अनुसार सबसे लास्ट में कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। पहला पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ठीक है ना, कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, ये लेटेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, और शायद ये यूपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये स्थापित हुए थे सभी जगह पे, मतलब कोचीन में भी, अहमदाबाद में, पटना में, आगरा में, भरूच में, सूरत में, मछलीपट्टनम, चिंसुरा में, नागपट्टनम। बस ऐसे क्वेश्चन को आपको रटा नहीं जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के दौरान बस आपको एक जगह टिक लगा लेना है, और इंडिया का मैप बना करके उसको एक बार बस देख लेना है कि कहाँ कहाँ हैं ये।
तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा और फिर आपका यह प्रश्न कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृदा के फलस्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपर्युक्त में से कौन से या सा अंग्रेजों की भारत को देन है। अब देखते हैं कि भारत को इन्होंने क्या क्या दिया। ठीक है ना, तो इसका सही विकल्प होगा आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों का जो सबसे मतलब प्रारंभ था आपका, ये हुआ था शेर शाह के समय से। शेर शाह सूरी थे, उसी समय में यह क्या हुआ था, प्रारंभ हो चुका था। और तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती का है वो पुर्तगालियों को जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। और युद्ध में चलती फिरती तोप का पहला प्रयोग तो बाबर ने किया था। ठीक है ना, छोटी छोटी तोपों का प्रयोग बाबर ने पहला ही चलाया था इसको। तो और अकबर ने क्या किया था, तमाम तरह की तोपों का फिर भारत में क्या किया था, प्रयोग किया था, और वो लोग बहुत ज़्यादा सफल रहे थे। तो यह सारे विकल्प क्या हैं आपके गलत है। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो यह था जीबी मैकाले। ठीक है ना, जिन्हें आप लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं। लॉर्ड मैकाले शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ढेर सारी नीतियां बनाई थी, और इन्हें ब्रिटेन का क्या कहते हैं, एक तरह से कवि और इतिहासकार भी कहा जाता है। ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। आज के प्रश्नों को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले कड़ी में हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे, और यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित और भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिलते जाएंगे, मैं आपको आने वाले वीडियोस में उनको भी क्या करता रहूँगा। जैसे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, तो अगर मुझे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे तो फिर मैं यूरोपीय कंपनी के आगमन पार्ट 3 करके एक और वीडियो बना दूंगा, और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे आपका एक तरह से क्या होता, रिवीजन भी होता जाए और आपकी चीज़ें पूरी स्पष्ट और क्लियर होती जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।